प्यारे विद्यार्थियों, अपन विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों की बात कर रहे थे। पिछली बार अपन ने बात की थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा में विभिन्न प्रभाव होते हैं, उन प्रभाव में से एक प्रभाव अपन डिस्कस कर चुके हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, यानी विद्युत में चुंबक के गुण उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी होती है। इस प्रकार की जो जानकारी किसने दी, किस प्रकार दी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। विद्युत धारा में विभिन्न तरह के प्रभाव प्रदर्शित करने की सामर्थ्य होती है, उसमें से एक हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरे की आज करने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक साधारण प्रयोग ही कर रहे थे लेबोरेटरी में, और उस प्रयोग के विद्युत परिपथ के पास में जैसे ही कंपास रखी हुई थी, वो धारा को चेंज कर रहे थे, धारा को बदल रहे थे, तो देख रहे थे कि कंपास की जो कंपास समझते हैं ना, दिक्सूची, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर दिशा को दिखाती है ना, उसे कंपास कहते हैं। तो उस कंपास की जो चुंबकीय सुई है, उसकी जो स्थिति है वो बदल रही थी विद्युत धारा के साथ में, और वो उसकी स्थिति वहीं बदलती है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी अनायास ही इस जो प्रभाव की खोज है वो अनायास ही लेबोरेटरी के अंदर एक प्रयोग करते हुए ही हो गई। यानी प्रयोग कर रहे थे जहाँ बैटरी का चालक आदि कनेक्ट करके एक सर्किट बना हुआ था और पास में कंपास रखा हुआ था। जैसे ही धारा प्रवाहित की गई, वो कंपास की सुई हिली। क्यों हिली? वो सोचने लगे। धारा बंद की, वो अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। धारा को बढ़ाया घटाया, तो उस तरह से उसके अंदर जो सुई थी उसकी स्थिति में बदलाव से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से चालक में धारा प्रवाहित करने से वहाँ कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी प्रयोग के आधार पे सबसे पहले जानकारी हुई कि विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की? वैज्ञानिक ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने इस प्रभाव की खोज की थी। अब मैं बताऊं किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। यानी एक बैटरी, एक कुंजी, और ये धारा को नियंत्रित करने वाला धारा नियंत्रक, और यहाँ एक चालक है। अब इसके नीचे कंपास रखा है, ये चुंबकीय सुई इसमें यहाँ रखी हुई है। ये कंपास आपने इसके नीचे रखा, ये इसकी चुंबकीय सुई है, ये इसका उत्तर है और ये दक्षिण मान के। फिर इसने क्या किया कि इस समय जब ये स्विच ऑफ है, मतलब कुंजी खुली हुई है, इसको के कहते हैं। देखो ओम के नियम में हमने इन प्रतीकों के अर्थ देखे थे। इसको धारा नियंत्रक RH कहते हैं, इसको बैटरी कहते हैं, और इसको प्रतिरोध कह सकते हो, चालक कह सकते हो। तो जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस चुंबकीय सुई की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जैसे ही इसको आप ऑन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वही सर्किट वही है, बस जैसे परिपथ ऑन होता है, इस कुंजी में कुछ प्लग लगाया जाता है, धारा बहने लगती है। आप देखेंगे कि ये जो चुंबकीय सुई है, इसको मैं द्विविमीय चित्र बनाऊं, यूँ है,
ये चुंबकीय सुई घूमती है, ये इस तरह से घूमती है। कब घूमती है? जब धारा बहती है। धारा बंद कर दो, वापस उसी स्थिति में आ जाती है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इस धारा नियंत्रण की स्थिति को बदला, धारा यंत्र की मदद से धारा को उन्होंने बढ़ाया। तो धारा बढ़ाने से देखा कि ये जो घुमाव है, इसका जो विक्षेप है वो भी बढ़ता है। फिर क्या किया कि धारा की दिशा, इस बैटरी के प्लस माइनस बदल दिए, धारा की दिशा बदल गई। क्या देखा? धारा की दिशा बदलने से इसके विक्षेप की दिशा, अभी ये बाईं ओर घूमी है तो अगली बार वो दाईं ओर घूमती है। यानी यहाँ से ऑर्स्टेड ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी, 3 बातें कह दी। क्या निष्कर्ष आए दिन कि चालक में जब भी धारा बहती है वहाँ चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। सेकंड, धारा बढ़ाई तो विक्षेप अधिक हुआ, यानी धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ा। थर्ड, धारा की दिशा उन्होंने चेंज की तो विक्षेप की दिशा भी चेंज हो गई, जो इस बात को दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। तो निष्कर्ष आया कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, और धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी दी थी वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने, यानी ऑर्स्टेड की इस एक्सपेरिमेंट के ही कंक्लूजन थे, इस एक्सपेरिमेंट के सारे निष्कर्ष थे, जिसको आप क्या कहेंगे? धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। धारा मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पहला निष्कर्ष। सेकंड क्या? धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। और तीसरा निष्कर्ष क्या था कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। ये प्रभाव जो था, इसका ये निष्कर्ष इस प्रयोग के आधार पे वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने दिया था। फिर इसके बाद में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसके संदर्भ में नियम दिए गए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियम या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम। चुंबकीय क्षेत्र धारा से उत्पन्न होता है, इसकी आपको शायद इसका व्यवहारिक जीवन में कभी आपने देखा हो या छोटी क्लास में कभी आपने पढ़ा हो कि जब चालक में जब धारा बहती है तो धारावाही चालक ऑलपिन जैसी हल्की चीज़ों को या लोहे की जो कील होती है, देखो 8वीं में या कहीं छोटी क्लासों में आपने एक प्रयोग किया तो वो नहीं होगा माना कि, लेकिन किताब में पढ़ा होगा कि एक चालक है, कील है जिसके ऊपर तार लपेट लो, तार लपेट के उसे सेल से धारा प्रवाहित करो तो वो कील ऑलपिन को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि कील चुंबक बनती है। कील चुंबक क्यों बनती है? क्योंकि कील पर हमने क्या लपेट रखी है? तार लपेटी हुई है और उसमें धारा बह रही है, यानी धारा का ही वो प्रभाव है, यानी धारा से चुंबक बनने का एक उदाहरण है जो आपने पहले जान रखा है। और भी डेली लाइफ में इस तरह के बहुत यूज़ है इसके, जैसे कि क्रेन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन जो चीज़ें उठाने, लोहे की चीज़ें उठाने के लिए काम में आती है, जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो लोहे की चीज़ को पकड़ लेती है, उठा लेती है। तो विद्युत धारा का वो चुंबकीय प्रभाव के दैनिक जीवन की एप्लीकेशंस है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर होती है, किधर होगी, इसके संदर्भ में नियम दिए गए। जो पहला नियम है दक्षिण हस्त पेच नियम, दक्षिण हस्त पेच नियम। राइट हैंड स्क्रू लॉ। अब दक्षिण हस्त पेच नियम क्या है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेच दो तरह के होते हैं।
एक दक्षिणस्थ पेज जो आप साधारण पेज जो देखते हैं, जिसको अपन घुमाते हैं, इससे इस तरह से घुमाने पे वो आगे बढ़ेगा, इस तरह से घुमाने पे वो आगे बढ़ता है, और उसके उल्टा घुमाने पे वो पीछे आता है। उसे अपन दक्षिणस्थ पेज कहते हैं। दैनिक जीवन में सामान्यतः आप राइट हैंड स्क्रू ही देखते हैं। पेज वो होते हैं ना जिसको रोटेट करने पर वो खिसकते हैं, एक तरफ घुमाने पर आगे और उसके अपोजिट करने पर पीछे घूमते हैं। लेकिन एक पेज वामहस्त पेज भी होता है, जिसमें अपन साधारण पेज की दिशा में घुमाने पर वो आगे जाने की बजाय पीछे आता, उल्टा आता है। इस तरह के पेज आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। लड़कों को तो पता नहीं होगा, लड़कियों को पता होगा कि उसके जो कान के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो स्क्रू होता है ना, वो स्क्रू उल्टा चलता है, यानी वो दक्षिणस्थ पेच नहीं है, वो वामहस्त पेच है। तो वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दक्षिणस्थ पेच की, जो डेली लाइफ में आप साधारण तो देखते हैं। उस पेच को यदि अपन लें और उस पेच को आप घुमाएं, जैसे ये पेच है, ये दक्षिणस्थ पेच है। पेज का क्या कायदा है कि उसे रोटेट करते हैं तो वो शिफ्ट होता है, घुमाते हैं तो वो विस्थापित होता है। अब इसको आप घुमाएं तो इसको घुमाने से, है ना, यदि ये जो इसके घूमने की जो दिशा है वो धारा की दिशा हो, यदि इसके घुमाने की दिशा है वो क्या हो, धारा की दिशा हो, तो इसके खिसकने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चालक में धारा कैसे प्रवाहित हो, धारा बहने की दिशा यदि पेज के घूमने की दिशा में हो तो पेज के आगे बढ़ने या पीछे बढ़ने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। क्या कहता है ये नियम? यदि दक्षिणहस्त पेज, मतलब दक्षिणहस्त ही लेना है, दक्षिणहस्त पेज के घूमने की दिशा, रोटेट होने की दिशा, घूमने की दिशा, घूमने की दिशा धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा को दर्शाएं, तो उसके खिसकने की दिशा, खिसकने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। दूसरा जो नियम है वो है आपके दक्षिणहस्त का नियम, राइट हैंड लॉ। वो दक्षिणहस्त का ही नियम, बस उसको राइट हैंड लॉ कह सकते हो। ये तो दक्षिणहस्त पेज नियम है, इसमें पेज काम में ले रहे हैं, उसमें सिर्फ हाथ, दक्षिणहस्त नियम, राइट हैंड लॉ, राइट हैंड लॉ। ये क्या कहता है आपको कि भाई राइट हैंड, मतलब इसमें हाथ लेने में भूल नहीं करनी है। राइट की जगह लेफ्ट ले लोगे तो नियम उल्टा हो जाएगा। हमारा दायां हाथ है ना, दायां हाथ को इस तरह से अपन लें, दक्षिण का मतलब दायां, जिमना। इस दायां हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो, धारा किधर बहे, अंगूठे के दिशा में बहे, तो अंगुलियां जैसे मुड़ेगी तो अंगुलियां मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। जैसे ये है चालक, इसमें धारा यूं बह रही है, यूं बह रही है, तो अंगुलियां कैसे यूं मुड़ेगी, यूं ऐसे, यानी इस जगह चुंबकीय क्षेत्र नीचे अंदर होगा। अब ये अंगुलियां मुड़ती हुई देखो, यहाँ इसी क्रम में इसको घुमाए तो अंगुलियां कहाँ आ रही है, बाहर, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। कैसे? ये अंगुलियां मुड़ती हुई यहाँ अंदर जा रही है और पीछे से घूम के आएगी तो बाहर आएगी। तो हम दक्षिणहस्त नियम से भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। लेकिन कौन सा हाथ? राइट हैंड, दक्षिणहस्त, दायां हाथ, है ना। ये आप लोगे
ना कि ये लोगे तो उल्टा हो जाएगा। देखो इसमें ये उंगलियां इधर मुड़ रही है, इसमें यूँ मुड़ रही है, तो भूल नहीं करनी है। दायां हाथ ही हमें इसमें काम में लेना है कि यदि दाएं हाथ की अंगुलियां, दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को बताए, धारा की दिशा को दर्शाएं, तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा, अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अब इसमें उल्टा भी है, अंगूठा धारा की दिशा में तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और यदि अंगुलियां धारा की दिशा बताएं, देखो धारा यूं घूमती हुई भी हो सकती है, अंगुलियां धारा की दिशा को बताएं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यदि ये धारा की दिशा हो, चालक सीधा नहीं है, तार को आपने यूं मोड़ दिया है, उसमें धारा बह रही है, तो यदि मुड़ती हुई अंगुलियां धारा की दिशा को बताती है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और अंगूठा धारा की दिशा को बताता है तो मुड़ती हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो आज बात हुई विद्युत धारा के एक दूसरे प्रभाव की। विद्युत धारा का पहला प्रभाव था विद्युत का तापीय प्रभाव, और आज हमने बात की विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की, जिसकी खोज की थी वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने। उन्होंने क्या देखा कि विद्युत परिपथ के पास में एक चुंबकीय दिक्सूची कंपास, ये कंपास है, दिक्सूची कहते हैं इसे आप। एक दिक्सूची को जब लाया जाता है तो जब भी धारा प्रवाहित होती है तो दिक्सूची की चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, जिससे निष्कर्ष निकला कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके परिवेश में, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा की दिशा पर निर्भर करता है। इसकी दिशा भी धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इसकी दिशा जानने के लिए दो नियम लिए गए। एक नियम है दक्षिणस्थ पेच नियम। यदि पेच के घूमने की दिशा धारा की दिशा को बताती है तो पेच के बढ़ने की दिशा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और दक्षिणस्थ नियम कहता है कि अंगूठा, किसका अंगूठा, सीधे हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ती हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। यानी ये जैसे चालक है यूँ, जिसमें धारा ऊपर जा रही है, तब आप क्या देखोगे, इस अंगूठे के यहाँ धारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, और यहाँ देखना है ना तो इसको आप यहाँ घुमा के ऐसे लाओ। जब यही अंगुलियाँ घूमती हुई यहाँ आएगी तो यूँ होगी, यानी इस चालक में धारा यूँ बह रही है, धारा यूँ बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मेरी ओर होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मेरे से दूर होगा, ये ऐसे दिस वे। यहाँ पर यूँ, यहाँ पर इस जगह देखना है तो उंगलियों को यहाँ लाइए, यहाँ देखना है तो उंगलियों को ऐसे घुमाओ, इस जगह यूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इन नियमों का सहारा लेके अपन आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कर सकते हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल देखा था विद्युत ऊर्जा व्यय के संदर्भ में, आपको मैंने दिया था, आपने होमवर्क में किया होगा, उसको आज मैं आपको करके भी बता देता हूँ। प्रश्न आपके समझा हुआ है, मैं फिर भी वापस याद दिला दूँ कि विद्युत खर्च निकालने का जो तरीका था उसका फॉर्मूला कल मैंने देखा था कि भी क्या प्रश्न था कि दो बल्ब है 100 वाट के हैं, प्रत्येक 100 वाट का है, और प्रतिदिन 8 घंटे काम आता है, 8 घंटे उन्हें काम में लेते हैं। तो एक महीने का, महीना कितने दिन का, 30 दिन का, 30 दिन के एक महीने का विद्युत व्यय ज्ञात करना है, जबकि एक यूनिट का चार्ज, एक यूनिट का खर्च कितना है, 5 रुपये। ये प्रश्न था, कल आपने लिखा भी होगा। तो उसका तरीका आपको मैंने कल आपको बताया था। क्या करना है, यूनिट में व्यय,
यूनिट में ऊर्जा व्यय या ऊर्जा कैसे निकलेगी? शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय। समय किस में लेना है? घंटों में, भाग 100 नहीं 1000। अब देखो शक्ति कितनी है? 100 वाट है, लेकिन एक बल्ब नहीं है, 2 बल्ब है, तो कितना हो जाएगा? शक्ति हो जाएगी 2 गुणा 100, ये तो होगी शक्ति, 2 गुणा 100 होगी शक्ति। समय प्रतिदिन कितने घंटे काम आता है? 8 घंटे। हम एक दिन का खर्चा नहीं निकाल रहे, हम 30 दिन का निकाल रहे हैं। एक दिन में 8 घंटे काम आते हैं, तो 30 दिन में कितने घंटे काम आएगा? 8 गुणा 30, ये आ गया समय। अब इसमें क्या करिए? 1000 का भाग दे दो, तो एक जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, और में सिर्फ एक बचा, तो 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 यूनिट। यानी 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे काम में लिए जाएं तो एक महीने में कितने यूनिट खर्च होगा? 48 यूनिट खर्च होगा। और रुपए यदि निकालने हैं तो रुपयों में खर्च, आप पर यूनिट चार्ज देखिए, एक यूनिट का खर्चा कितना लगता है? 5 रुपये। कितने यूनिट आपने खर्च किए? 48। एक यूनिट का 5 रुपये, तो 48 का कितना होगा? 48 गुणा 5, 5 अठे 40, 5 चौक 20, और 20 और 4 24। यानी उस व्यक्ति जिसके घर में 2 बल्ब है, प्रत्येक 100 वाट का है और प्रतिदिन 8 घंटे काम में आता है, और एक यूनिट का चार्ज यदि 5 रुपये है, तो एक महीने का उसका जो बिल आएगा, एक महीने का उसका जो खर्च होगा, वो 240 रुपये होगा। आपने ये प्रश्न कर लिया होगा, किसी को यदि कठिनाई थी तो वो इससे अपना मिलान कर लें कि आप कहाँ गलती कर रही थी। तो अभ्यास से आप किया करिए। किताब आपके पास में है, किताब को ज़रूर पढ़िए। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ये यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर किताब को भी पढ़ लीजिए, तो फिर आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और तीसरा काम, कॉपी में ज़रूर उतारिए। जब तक आप ये जो चीज़ है हर विषय के लिए है, लेकिन इस विषय के लिए तो विशेष है कि जितना आप कलम का इस्तेमाल करेंगे, हाथ से लिख याद की हुई बात, समझी हुई बात को अपने मन से लिखोगे, उतना ही बेहतर वो आपको याद और स्थायी याद होता जाएगा। थैंक यू।